तो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पैरामेडिकल के इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम लोग 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जीके का। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार हैं ना? जिनका रिवीजन नहीं है, जो लोग नए हैं वो लोग याद करते चलेंगे, और जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग रिवीजन करेंगे, है ना? और दोस्तों, जो लोग हमारे अभी तक से टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए तो जल्दी से जाओ यार। टेलीग्राम पे आपको केवल सर्च करिए, टोटल लर्निंग मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए। डेली आपका लाइव क्लास आपको बता दूं, डेली 8 बजे से होता है, जैसा कि अभी चल रहा है, और डेली मॉर्निंग में 8:30 बजे से होता है। ठीक है, ये 2 टाइम में आपको क्लासेज मिलेगी, और ज़रूर ज्वाइन करिए आप सभी लोग दोनों टाइम में। ठीक है, अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आने वाला है, तैयार रहिएगा। हाँ जी, आंसर करने के लिए आप सभी लोग तैयार रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, कहता है दोस्तों, भारत के दिए गए किस राज्य में पन्ना मुक्ता तेल क्षेत्र स्थित है ना? भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे पन्ना मुक्ता तेल क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कहता है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी कहता है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी कहता है झारखंड में, ऑप्शन नंबर डी कहता है महाराष्ट्र में। तो कौन सा राइट होगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइए हमें। तो आप सभी को बता दूं, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मिलाइएगा सभी लोग। जिनको नहीं पता है वो लोग जानकारी ले लेंगे। तो यहाँ पे आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाले का राइट है, महाराष्ट्र। ठीक है, ये जो पन्ना मुक्ता तेल क्षेत्र है ये महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के कहाँ पे? तो मुंबई से लगभग 95 किलोमीटर, ठीक है, 95 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के मुंबई में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आ गया। कहता है दोस्तों, किस खेल से वेलोड्रोम संबंधित है? देखो, वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? ये तो पता है कि विदेश का खिलाड़ी है। हमारा भारतीय देश का तो पता ही होगा, हॉकी है राष्ट्रीय खेल। तो ये जो वेलोड्रोम है ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर बी है साइकिलिंग, ऑप्शन नंबर सी है शूटिंग, ऑप्शन नंबर डी है बेसबॉल। तो चलो यहाँ पे देख लो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका राइट है साइकिलिंग। ठीक है, जो वेलोड्रोम है वो साइकिलिंग से संबंधित है, तो आपसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। कहता है, इनमें से किस जगह पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए भुज, ऑप्शन नंबर बी है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी है पोरबंदर, ऑप्शन नंबर डी है सौराष्ट्र। तो जल्दी से बताइए आप सभी लोग कमेंट करके। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर मिला लेते हैं। तो इसका आंसर जो राइट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाले का राइट, भुज में। ठीक है, कौन सा इलाका में देखा गया है? तो वो देखा गया है भुज में, जो कि कहाँ पे है? ये है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। ये जो आप नाम जान रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये आखिरकार है क्या ना? ये सबके मन में उठ रहा होगा सवाल। हाँ जी, क्या है, पता है कि नहीं? कोई किसी को भी पता है तो जल्दी से जवाब दीजिए। तो दोस्तों बता दूँ, ये जो है ये एक पक्षी यानी कि चिड़िया का नाम है। ठीक है, जिसका प्रजाति अब धीरे धीरे समाप्त हो गया है। जिसे कहाँ कहाँ देखा जा सकता है आप सभी को बता दो, ये कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। ये राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ये गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, गांधीनगर। तो याद रखिएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? यानी कि जो मौलिक अधिकार कौन नहीं? ऑप्शन नंबर ए है शोषण के विरुद्ध अधिकार,
ऑप्शन नंबर बी है कानून के सक्षम समता, ऑप्शन नंबर सी है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन नंबर डी है समान कार्य के लिए समान वेतन। तो चलिए भैया यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलाइएगा सभी लोग आंसर। तो वो हो जाएगा दोस्तों मौलिक अधिकार यहाँ पे नहीं है, वो है समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, यहाँ पे बाकी सब जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि हमारे ऊपर यदि शोषण होता है तो हम उसका विरोध करने का अधिकार मेरे पास है, ये मौलिक अधिकार कहता है। कानून के सक्षम समता, यानी कि कानून के सक्षम हम लोग हो सकते हैं। और तीसरा है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हम किसी भी प्रकार का धर्म को ग्रहण कर सकते हैं, हम धर्म के लिए अपना धर्म हम खुद निश्चित कर सकते हैं, किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। बट ये मौलिक अधिकार नहीं है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि जो कार्य वो कर रहा है तो उसका वेतन एकदम सेम होगा, आजकल के युग में नहीं है। हाँ, बट वही अगर किसी के ऊपर यदि शोषण कर रहा है तो वो बंदा अपने ऊपर शोषण हो रहा है तो उसको विरोध कर सकता है और कोई बोल भी नहीं सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आ गया। कहता है संसद द्वारा मतदान की उम्र को 21 से 18 वर्ष तक घटाया गया। यानी कि जो पहले क्या था कि उम्र जो था मतदान करने का, वोट देने का, वो था 21 साल, बट उसको किस ईस्वी में मिनिमम एज 18 साल कर दिया। यानी कि जो लोग 18 साल के होंगे अब वो वोटिंग दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। तो ये जो पारित हुआ था नियम, ये कब पारित हुआ था बताइए जल्दी से आंसर आप सभी लोग। लगे रहिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारा दिखने वाला है हमारे इस चैनल पे। तो जो लोग अभी तक से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भैया किस बात की देरी, जल्दी से जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस करना। तो चलो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना जी, ऑप्शन नंबर सी वाले का राइट है। 1989 में यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, ये जो वोटिंग हुआ था वो 21 से 18 ईयर तक कर दिया गया था। यानी कि इसको मिनिमम एज कितना कर दिया गया, 18 ईयर, 18 वर्ष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले का राइट है, याद रखना आपसे। चलो अगला क्वेश्चन देख, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यक्षगान यहाँ की शास्त्रीय नृत्य शैली है। यक्षगान यहाँ की शास्त्रीय नृत्य शैली है। कहाँ की शास्त्रीय नृत्य शैली है भैया? ऑप्शन नंबर 1 कहता है आंध्र प्रदेश की, ऑप्शन नंबर बी कहता है तमिलनाडु की, ऑप्शन नंबर सी कहता है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी कहता है केरल। तो चलिए, तो यहाँ पे देख लो जो यक्षगान है ना, यक्षगान, ठीक है, याद रखना यक्षगान, ठीक है, यक्षगान जो है ये कर्नाटक की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाले का राइट है जी। जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कर्नाटक, उनका राइट है। ठीक है, तो आपसे याद रखना है, जिनको नहीं पता है तो वो लोग याद करेंगे। यक्षगान जो है, यक्षगान जो राष्ट्रीय शास्त्रीय संगीत शैली है वो किसकी है, तो कर्नाटक की है भैया। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। कहता है क्वेश्चन नंबर 7, किसने अवध राज्य की स्थापना की थी? किसने अवध राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए है सादत खां, ऑप्शन नंबर बी है सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर डी है अहमद शाह अब्दाली। तो कौन सा राइट होगा? किसने अवध राज्य की स्थापना की थी, अवध वाला? तो आप सभी को बता दूं दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सादत खां। ठीक है, सादत खां यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका राइट है। ठीक है, इसने दोस्तों अप्रोक्स 1722 ईस्वी में, ठीक है, 1722 ईस्वी में इन्होंने अवध राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, और जो फैज़ाबाद था, ठीक है, फैज़ा यहाँ पे क्या है,
फैजाबाद जो है इसको अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, इसका अवध को राज्य की स्थापना की और इसकी राजधानी किसको बनाया, तो फैजाबाद को। कौन, तो सादत खां। चलो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहता है किस नदी के ऊपर शिवा समुद्राम नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। शिवा समुद्राम नदी घाटी परियोजना बनाई गई है किस नदी के ऊपर। ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी है कावेरी, ऑप्शन नंबर सी है तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर डी है कोई भी नहीं। तो चलिए इसका आंसर आप सभी को मैं बता देता हूँ। जो लोग आंसर बता रहे हैं वो लोग मिलाते चलेंगे और जिनको नहीं पता है वो लोग याद करते चलेंगे। ठीक है, साथ में याद करते चलिए दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, देखिए ये जो शिवा समुद्राम नदी पर घाटी परियोजना है वो किस नदी पे है, तो वो है कावेरी नदी पे। ठीक है, किस नदी पे दोस्तों, कावेरी नदी पे। तो याद रखना है आप सभी को, कावेरी नदी पे। और ये नदी कहाँ पे है, सबको पता है ना, कहाँ पे है, तो कर्नाटक में। ठीक है, याद रखना, अगर पूछ दे कि शिवा समुद्राम नदी घाटी परियोजना कहाँ पे है, तो वो कर्नाटक में है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कहता है भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ रक्षागृह। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ का रक्षागृह कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ। तो कौन सा राइट होगा, तो चलिए इसका आंसर आप सभी को मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे कोलकाता को, उनका राइट है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ रक्षागृह जो कहाँ पे है, तो वो कोलकाता में है। तो अब से याद रखिएगा अब सभी लोग कहाँ पे है, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया। चलिए जिनको नहीं पता है वो लोग याद करते चलिएगा, है ना, और जिनको पता है तो वो तो मिलाते ही चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ गया। कहता है इन देशों में से कौन से देश ने, ठीक है, ये जो ऑप्शन में आपको दिख रहा है रूस, भारत, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, इसमें से ऐसा कौन सा देश है जिसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र को आरंभ किया। प्रत्यक्ष, बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर अपना देश हो जाएगा जी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो बताएंगे उन्हीं का राइट है। ठीक है, बी वाले का राइट है भारत। ठीक है, भारत देश में कैसा लोकतंत्र है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष नहीं। ठीक है, अप्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष होता है, याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 यानी कि 11 कहता है भारत की सबसे पुरानी तेल परिष्करणशाला कहाँ स्थित है। भारत में सबसे पुरानी तेल परिष्करणशाला कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है डिगबोई में, ऑप्शन नंबर बी है कोचीन में, ऑप्शन नंबर सी है मथुरा में, ऑप्शन नंबर डी है गुवाहाटी में। हाँ जी, बहुत अच्छा। जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं डिगबोई, उन्हीं का राइट है। ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ पे सबसे जो प्राचीन है ना तेल परिष्करणशाला, वो कहाँ पे दोस्तों, तो वो डिगबोई में है। ठीक है, डिगबोई में है, याद रखिएगा आप सभी लोग। रिफाइनरी के नाम से भी आ जाएगा आपको। ठीक है, क्या नाम रहेगा आपको, तो यहाँ पे रहेगा डिगबोई रिफाइनरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 12 वर्षा जल संग्रह इनके लिए लाभदायक है। यानी कि दोस्तों वर्षा का जल हम किसके लिए लाभदायक हो सकता है ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए सिंचाई के लिए, ऑप्शन नंबर बी है कृषि के लिए, ऑप्शन नंबर सी है जल विद्युत शक्ति का उत्पादन के लिए, ऑप्शन नंबर डी है भूमिगत जल के स्तर में सुधार के लिए। किसके लिए मेनली रूप से कह सकते हैं लाभदायक होता है। तो आप सभी को बता दूं दोस्तों, जो वर्षा का जल होता है
वो ज़्यादातर सिंचाई के लिए यूज होता है, ठीक है, सिंचाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सिंचाई का मतलब हो गया खेतों में, खेतों की सिंचाई हर तरह से, है ना। तो वर्षा का जल को हम लोग किसका यूज करेंगे, सिंचाई करने में, ठीक है। कृषि करने का मतलब फसल, है ना, फसल उगाना। और किसी किसी फसल में क्या होता है, पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन सिंचाई होगा जब खेत की पटवन होगा तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जो स्टूडेंट गांव देहात से होंगे तो उनको पता होगा कि सिंचाई के लिए वर्षा का जल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है ना। अगर जिसके पास मोटर या समरसेबुल नहीं है तो वो क्या करता है, वो नदी का पानी आया, अगर अहरी होगा, अहरी कहते हैं हम लोग, नदी ये हुआ, नदी से छोटा सा भाग निकला, ठीक है, अथी के द्वारा, डैम के द्वारा, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, तो इसमें जो पानी रहता है इसमें फीटर लगाता है, पानी अपना पटाने लगता है, ठीक है। तो ये होता है। अगर फीटर भी नहीं तो कढ़ा बना करके काट करके इसको ले जाता है अपना अथी में, अथी कुल्हाड़ी लेगा, काटते 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 खेत में लेके जाएगा। और जिसके पास फीटर है तो मोटर भिराया, फीटर भिराया, पाइप लगाया, हो गया, उसका खेत पट गया, ठीक है। तो ऐसा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे मेनली रूप से सिंचाई के लिए लाभदायक ज़्यादा होता है, जल का संग्रह करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आज की क्लास को अच्छा लगा होगा। आज इतना ही क्वेश्चन हम लोग लेकर के आए हैं 2014 से रिलेटेड, और फिर मिलते हैं 2013 से रिलेटेड के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड शेयर कमेंट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।